गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोग के सामने आपको पिछले एक वीडियो में आपको एक सिलेबस भेजे थे हिस्ट्री का। उसी का आज एक टॉपिक लेके आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप लोग को हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में भी पता होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जब पतन हुआ तब आया पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है कि पोस्ट हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था? शहरीय सभ्यता था कि नहीं था? उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे शहरीय सभ्यता का क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा। उस सभ्यता क्या हो गया? पतन के कगार पे पहुंच गया। तो फिर क्या हुआ कि तब क्या हुआ? उसके बाद आया पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखिए, पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ था 2000 बीसी से 700 बीसी तक का के फेज को माना जाता है पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा था? इसका क्षेत्र था आहर सिविलाइजेशन, जो कि आहर गुलिंद राजस्थान में पाया जाता है। और दूसरा क्या था कि मालवा था। मालवा सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, वो कहाँ पर था? तो कायथा, एरन, नवदा टोली एमपी मध्य प्रदेश में। और ये और कौन था? तो जॉर्वे सिविलाइजेशन, टाइमाबाद, इनाम गांव, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। देख लीजिए एक बार अच्छे से कि 2000 बीसी से 700 बीसी के फेज को क्या बोला जाता है? पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसके बाद के फेज में उसमें वो किस किस रीजन में था? तो कहाँ था? आहार सिविलाइजेशन कहाँ पर था? आहार गुलिंद गिलुन जिसको बोलते हैं, राजस्थान में। मालवा का सिविलाइजेशन कहाँ पर था? तो कायथा, एरन, नवदा टोली, जो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और जॉर्वे कहाँ पर है? तो दायमाबाद और इनाम गांव। ये समझ में आ गया होगा कि पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन एक वीडियो एक मैप के द्वारा भी आप आगे के क्लास में आपको बताएंगे कि ये कैसे है, कहाँ पर ये जगह है। ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, इस सभ्यता की विशेषता क्या थी? आपको बताए ना कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद उसका पतन हो गया। जब पतन हुआ तो ये कौन सा बन गया? इसका फीचर में पहला क्या है कि ये सभ्यता रूरल सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होगी। ये ग्रामीण सभ्यता, समझते हैं ना? रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रामीण सभ्यता में। क्यों हुआ? तो हड़प्पा का पतन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये ग्रामीण में कन्वर्ट हो गया। जब ये ग्रामीण में कन्वर्ट होगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा। इसका प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। और दूसरा क्या है कि यहाँ के लोग घास फूस के कच्चे मकान में रहते थे। और ये कहीं कहीं पर पक्का मकान था। मतलब क्या? यहाँ का फीचर्स क्या है? मैंने पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन का फीचर क्या है कि यहाँ के लोग ग्रामीण थे। और क्या था कि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और दूसरा क्या है कि ये लोग रहते कहाँ थे? तो घास फूस के कच्चे मकान में। कहीं कहीं पर पक्के मकान का ये निशान मिला है। और क्या है? ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ये लोग आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। और ये मतलब सामान का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ क्या करते थे? ये लोग करते थे। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका विशेषता क्या है। पोस्ट हड़प्पा पीरियड का विशेषता क्या है? पहला विशेषता क्या है? रूरल सिविलाइजेशन। दूसरा एग्रीकल्चर सर हो गया, और उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आ गया। यहाँ के लोग कैसे रहते थे? घास फूस के कच्चे मकान में रहते थे कि नहीं रहते थे? और क्या है ये? और इसमें क्या था कि ये लोग आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे, इंटरकनेक्टेड थे, लिंक थे। और ये सामान का आदान प्रदान क्या करते थे? एक दूसरे के साथ करते थे। ठीक है, तो इसका फीचर तो समझ में आ गया आप लोग को। ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया होगा, और पीडीएफ में आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ भी लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत फायदा होगा। अब अगला क्या है? यही देखिए, ये मैप बहुत अच्छा मैप है। इसमें देखिए क्या है, ऊपर का फेज जो दिखा रहा है, इसमें क्या क्या है? वैदिक आर्यन। वैदिक आर्यन ये कहाँ के लोग थे? तो सेंट्रल एशिया के लोग थे। कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के। और क्या है? और लेटर वैदिक, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के जो भी लोग थे वो कहाँ के थे? तो सेंट्रल एशिया के थे। और यहाँ पर क्या है? हड़प्पा के लोग जो पोस्ट हड़प्पा के लोग थे, उसका फेज तो आपको पता है कि 1750 बीसी से 700 बीसी। इसमें कौन कौन सा है? आहर, मालवा, जॉर्वे, ये तीनों कहाँ है? राजस्थान में। मतलब समझ लीजिए कि ऊपर में जो भारत के दक्षिण उत्तर भारत में क्या है? वैदिक आर्यन, लेटर वैदिक।
और नीचे में पोस्ट हड़प्पा के लोग रहते थे। लगभग महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नीचे का भाग जो था ना, उसी में रहते थे पोस्ट हड़प्पा के लोग। उसमें कौन कौन से लोग रहते थे? आहर संस्कृति सिविलाइजेशन वाले, मालवा सिविलाइजेशन वाले, जॉर्वे सिविलाइजेशन वाले। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप लोग देखिएगा, बार बार देखिएगा, जितना बार देखिएगा उतना याद आएगा आपको। अब देखिए अगला क्या है? वैदिक आर्यन कल्चर। वैदिक आर्य संस्कृति। कल्चर और संस्कृति में क्या अंतर है बताओ? कल्चर किसको कहते हैं? किसी के क्या है? अमूर्त रूप को। और मूर्त रूप को क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। चलिए अब ये क्या है? इसका पीरियड देखते हैं। वैदिक कल्चर का पीरियड क्या है? था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। कहने का मतलब क्या है कि वैदिक वैदिक कल्चर का जो पीरियड है वो कब तक का है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक का कितना हो जाएगा? 1000 बीसी से 700 बीसी तक। दिक्कत नहीं है? क्लियर? चलिए अब देखिए सोर्स ऑफ स्टडी। इस काल के, इस कल्चर के पढ़ने का प्रमुख सोर्स क्या है? तो पता है, ऋग्वेद है। ये क्या है? ओल्डेस्ट रिटेन लिटरेचर है। मतलब क्या? सबसे पुराना क्या है? साहित्य है, जिसके द्वारा हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक कल्चर के लोगों के बारे में। और आज तक का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा है? सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अब देखिए आर्यंस वैदिक कल्चर का विकास आर्यों के द्वारा किया गया। कहने का मतलब क्या है? इस कल्चर का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? आर्यों के द्वारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए आर्यंस। आर्यंस का मतलब क्या होता है? आर्यंस का मतलब होता है बेस्ट। मतलब आर्य लोग जो थे अपने आप को क्या समझते थे? बेस्ट, श्रेष्ठ समझते थे। आर्य अपने लोग अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ। अपने आप, किसी से अपने आप को श्रेष्ठ, इसका मतलब ही हुआ श्रेष्ठ। अब देखिए इसका क्या है? ये इंडो यूरोपियन कम्युनिटी, भारोपीय समुदाय की भाषा बोलने वाले लोग। मतलब भारतीय और यूरोप दोनों के भाषा का जो कम्बिनेशन रूप था, कंबाइंड रूप था, वैसे लोग जो इस टाइप के भाषा बोलते थे उसी को क्या बोला जाता था? आर्य। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। एविडेंस क्या है कि पर्शियन ग्रंथ जैन अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों समकालीन थे। फारस का जो पर्शियन जो ग्रंथ था जैन अवेस्ता और ऋग्वेद समकालीन थे। लगभग 300 वर्ड दोनों में मिलते थे। समझ रहे ना? ये 300 वर्ड दोनों में क्या था? कॉमन था। क्या था? 300 वर्ड जैन अवेस्ता में और किसमें कॉमन था? तो ऋग्वेद में। इसलिए और इसीलिए क्या कहा जाता है? ये इंडो यूरोपियन कम्युनिटी, मतलब भारोपीय समुदाय। आप लोग सुने भी होइएगा बहुत बार आर्य के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब ये देखिए सेंट्रल एशिया। समझ रहा है ना? अभी वर्तमान में कितने कितने देश है सेंट्रल एशिया में? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। है कि नहीं है? पांच है, पांच है कि नहीं है? सेंट्रल एशिया के लोग ही क्या थे? उसमें यूरोप के लोग भी थे। और क्या था? सप्त सिंधु रीजन, मतलब सिंधु के, सप्त सिंधु रीजन के लोग जो थे वो सेंट्रल एशिया में रहते थे। और वही क्या था? कॉमन कम्युनिटी जो जो दोनों भाषा बोलते थे। सेंट्रल एशिया के लोग यूरोप का भी भाषा बोलते थे और सप्त सिंधु रीजन का भी भाषा बोलते थे। तो ये क्या हो गया? इसका कॉमन था, दोनों का क्या था? लैंग्वेज कॉमन था। सेंट्रल एशिया का जो लोग थे वो कॉमन भाषा बोलते थे। कौन सा? यूरोप वाला भी और सप्त सिंधु रीजन वाला भी भाषा बोलते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बताया क्या आपको कि उसका पोस्ट हड़प्पा पीरियड का क्या कि रीजन कहाँ होगा, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसके फीचर्स क्या है, यही सब हमने पढ़े हैं। उसके बाद हम किस में आए हैं? वैदिक कल्चर में आए हैं कि नहीं है? वैदिक कल्चर के बारे में बताया। ऋग्वेद से हमको किसके बारे में पता चलता है? किसके बारे में? आर्यों के बारे में। आर्य अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझते थे। उसका वर्ड का मतलब ही होता है कि श्रेष्ठ, दी बेस्ट। अब देखिए आगे क्या है इसमें। आर्य भारोपीय थे। सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया के लोग को अब बोला जाता था कि नहीं? वो समान भाषा बोलते थे। यूरोप और किसका? सप्त सिंधु रीजन दोनों का कॉमन लैंग्वेज वो बोलते थे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे?
अब देखिए आगे क्या है, आगे आर्यों का निवास स्थान क्या है, आर्य कहाँ कहाँ निवास करते थे। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मत है। बाल गंगाधर तिलक का क्या मत है, वो आर्कटिक रीजन में थे। और दूसरा कि कौन बोले हैं, दयानंद सरस्वती क्या बोले, किस रीजन से थे, तिब्बत से। और अविनाश चंद्रा क्या बोले हैं, सप्त सिंधु रीजन से। ठीक है। और सबसे जो स्टेबल मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा क्या है, मैक्स मुलर जो बोला था वो सबसे ज्यादा क्या है, मान्य है। आज तक जो सबसे ज्यादा मान्य है किसका, हाँ तो मैक्स मुलर समझ के होइएगा कि क्या बोले होंगे कि वो सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। तो समझ रहे हैं ना आपकी, बाल गंगाधर तिलक जो था वो क्या बोले, आर्कटिक रीजन से हैं। दयानंद सरस्वती क्या बोले कि तिब्बत से हैं। अविनाश चंद्रा क्या बोले तो सप्त सिंधु रीजन से हैं। मैक्स मुलर क्या बोले तो जर्मनी से हैं, जर्मनी के रहने वाले थे आर्य। और ये सब सब सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, वो- हाँ मैक्स मुलर क्या बोले थे कि सेंट्रल एशिया के थे, लेकिन मैक्स मुलर कहाँ के थे तो जर्मनी के थे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे क्या है कि सप्त सिंधु रीजन में आर्यन कल्चर जब डेवलप हो रहा था, उसी समय तजाकिस्तान में कौन सा कल्चर हो रहा था, एडोनोव। तजाकिस्तान में कौन सा हो रहा था, एडोनोव कल्चर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ये सब जो है बुक में नहीं मिलेगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरा क्या है, इसका जानकारी किससे मिलता है, बोगोजकाई अभिलेख। समझ रहे हैं ना अभिलेख के बारे में क्या है, ये सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखिएगा। और ये एशिया माइनर बोलते थे। बोगोजकाई अभिलेख से क्या पता चला, ये एशिया माइनर के थे। तो बहुत सारे लोग अपने अपने विचार दिए, और वो क्या बोलते थे, आर्य जो थे ईरान के रास्ते सप्त सिंधु रीजन में आए। बात समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब क्या हुआ, बोगोजकाई अभिलेख में क्या पता चला, आर्य तो सप्त सिंधु रीजन से कहाँ आए, हाँ सिंधु रीजन में आए। चलिए अगला क्या है, आर्य की प्रमुख विशेषता, बताइए क्या है। अब देखिए कि ये घोड़े का प्रयोग करते थे। ये किसका प्रयोग करते थे, आप लोगों को दिख रहा होगा घोड़े का प्रयोग। व्हील का तो खोज हुआ था किसमें, नियोलिथिक एज में, नव पाषाण युग में। लेकिन इसमें क्या है, स्पॉक्स वाले व्हील का यूज करते थे ये आर्य लोग। नव पाषाण युग में चक्का का खोज हुआ था, लेकिन अब क्या है, साइकिल जो चढ़ते हैं तो उसमें स्पॉक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, उसी टाइप के स्पॉक्स वाले व्हील का प्रयोग करने लगे। और ये युद्ध में किसका प्रयोग करते थे, रथ का प्रयोग करते थे। ये लोग युद्ध में किसका प्रयोग करते थे, रथ का प्रयोग करते थे। और ये सोमरस का यूज करते थे। आप आजकल बिहार में सोमरस बंद है ना, है कि नहीं है सोमरस बंद, लेकिन ये ऋग्वेद के कितने मंडल में है, 9वें मंडल में है। और ये किस देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। अब देखिए दाह संस्कार भी यहीं से शुरू हुआ था। दाह संस्कार भी कहाँ से आया था, यहीं से। हाँ अब ये स्वास्तिक चिन्ह आप लोग देखते होइएगा कि पूजा पाठ के समय आप लोग घर पे बनाते हैं और पंडित जी भी बनवा देते हैं स्वास्तिक चिन्ह, होता है कि नहीं होता है। तो स्वास्तिक चिन्ह का भी ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे, यूज करते थे। चलिए अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको फिर से बता देंगे। अब देखिए आगे क्या है, वैदिक ऋग्वैदिक इरा मतलब क्या, उस इरा में क्या क्या हुआ था। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के पीरियड में क्या हुआ था, ये तो समझ रहे हैं ऋग्वेद। और ये क्या है, सबसे पुराना लिखा हुआ साक्ष्य है, मतलब ऋग्वेद जो है क्या है, सबसे पुराना लिखा हुआ साक्ष्य है। कोई दिक्कत। अब देखिए उसमें क्या है, इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। हर एक वेद का उपवेद क्या, अलग अलग उपवेद है। अभी तक 4 उपवेद, 4 वेद पढ़ना है तो चारों का उपवेद होगा, लेकिन अभी तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद के बारे में ही जानते हैं क्या। चलिए अब देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन सा है ऋग्वेद का, ब्राह्मण क्या है, ऐतरेय और कौस्तिकीय। और ये ब्राह्मण क्या है, वेद का जो आवंडर आवंडर पूर्ण वर्णन करता है उसी को क्या बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। समझ रहे हैं ना, किसी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ही ना आवंडर पूर्ण वर्णन कहते हैं उसको। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए पुरोहित, इसके पुरोहित को क्या बोला जाता था, होत्री। क्या बोला जाता था, ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता था,
होत्री, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। दूसरा और 7वां मंडल क्या है? सबसे पुराना है। अब देखिए उसके बाद क्या है? इसमें क्या है? 1028 सूक्त है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटल। और इसमें ऋचाएँ कितना है? 10,462 और कहीं-कहीं 10,552 भी लिखा हुआ है। ऋचाएँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइम्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋचा। सूक्त को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्त और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटल। कोई दिक्कत? चलिए 10 मंडल हैं। सबसे पुराना मंडल कौन सा है? दूसरा और 7वां। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में बताया गया है। पता है आप लोग जो गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं जुआ, वो किस मंडल में है? पहले मंडल में है। दूसरे मंडल में क्या है? एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि को कैसे, कृषि क्या है उसके बारे में बताया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है कि नहीं है? वो किसको समर्पित है? सावित्री को। आप लोगों को गायत्री मंत्र तो पढ़ना ही चाहिए ना, सब लोग तो पढ़ते ही होइएगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद चौथा मंडल में क्या है कि एग्रीकल्चर में क्या-क्या एक्टिविटी होता था, किस-किस टाइप का एक्टिविटी होता था। तो आप समझ रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर का जो सारा एक्टिविटी है इसमें बताया गया होगा। और 5वें मंडल में क्या है कि घोड़ा और आग के बारे में बताया गया है। 5वें मंडल में किसके बारे में बताया गया है? घोड़ा और आग के बारे में। कुछ-कुछ आप लोग भी देखिएगा, छठा मंडल में क्या है? हाई रूपिया वर्ड का यूज़ है। हाई रूपिया समझते हैं? इनका कहना क्या हुआ कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हड़प्पा के लोग को क्या किए थे ये? शोषण किए थे या मार कर क्या किए थे? ये अपना नया कल्चर लाए थे। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, अब समझिए। आर्यों के उद्भव को हड़प्पा के पतन से जोड़ा गया है। हाइरोपिया का मतलब अभी बताए ना, इन लोग इसके कहने का मतलब क्या हुआ? आर्य को क्या किया था? आर्य उद्भव हुआ और हड़प्पा का क्या हो गया? पतन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए। अब देखिए 7वां मंडल में क्या है? वरुण पूजा और दशराग युद्ध। ये पुरुषनी, रावी नदी का नाम आप लोग सुने होइएगा। रावी का नाम क्या है? पुराना नाम पुरुषनी। पुरुषनी नदी के किनारे में भरत कबीला और 10 और कबीले के बीच में लड़ाई हुआ, जिसमें भरत कबीला के राजा क्या हुए थे? जीत हुए थे। उसका नाम क्या था? सुदास। सुदास जीते थे। आपको पता है उसी समय से भारत का, भरत के नाम पर ही भारत का नाम क्या रखा, इंडिया का नाम क्या रखा गया? भारत। आजकल इंडिया बोलना भी तो अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है ना। चलिए ये भी समझ गए, भरत कबीला के राजा सुदास के नाम पर क्या पर सुदास जीते थे इस युद्ध को। 10 भरत कबीला और 10 अन्य कबीले के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 10 कबीले जो अलग अलग थे, जिसमें 5 आर्य कबीला था और 5 अनार्य कबीला था। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है देखते हैं। 8वां मंडल, ये किसके बारे में बताया गया है? अनार्यों के बारे में, मतलब अनार्यों के बारे में बताया गया है, आर्य के बारे में नहीं। ये किसके बारे में बता रहे हैं? अनार्यों के बारे में। अब दूसरा क्या है? 9वां मंडल में क्या है? सोमरस, समझ रहे हैं ना? सोमरस तो आप लोग समझ गए होइएगा, पीने वाला। क्या अच्छी बात नहीं है लेकिन ये। अब ये देखिए 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इसमें किसके बारे में बताया गया है? आज जो बहुदेववाद समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ण व्यवस्था, सरस्वती जी का वंदना जो करते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए ये होगा विवाह संस्कार। समझ रहे हैं ना? सरस्वती वंदना, बहुदेववाद, वसुधैव कुटुंबकम, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। आपको पता है 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इस पीडीएफ को देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 10वें मंडल, सारे मंडल को। पहले मंडल में क्या है? तो आप लोग बताइए, गैम्बलिंग जुआ। दूसरे मंडल में क्या है? एग्रीकल्चर। तीसरे मंडल में क्या है? सावित्री के लिए क्या है? गायत्री मंत्र है। चौथे मंडल में क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसको कहते हैं। 5वें मंडल में क्या है? फायर फोर्स के बारे में। छठे मंडल में क्या है? रिवाइज कीजिए, छठे मंडल में क्या है बताइए। अभी तो जस्ट बताया है ना छठे मंडल में क्या है? हाई रूपिया। छठे मंडल में क्या है? हाई रूपिया। मतलब क्या? आज लोग जो थे क्या किए थे?
हड़प्पा सभ्यता के लोग को मारे पीटे जो भी किए, उनका जब उदय हुआ तो उनका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। सातवें मंडल में क्या है, दशराग युग के बारे में है। आठवें मंडल में क्या है बताइए, अनार्यों का, अनर्थों का नहीं, अनार्यों का वर्णन है। अगला क्या है, नौवां मंडल में क्या है, सोम रस। और 10वां मंडल में क्या है, बहुदेववाद, वसुधैव कुटुंबकम। और क्या है, वर्ण व्यवस्था। आपको पता है 4 टाइप का वर्ण व्यवस्था होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था है। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर ही हो गया होगा, हमको तो नहीं लगता है कि अब कुछ इसमें बचा होगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है आप लोग के लिए। ऋग्वेदिक लोगों का निवास स्थान, मतलब ऋग्वेदिक लोग कहाँ कहाँ निवास करते थे। तो क्या है, नदी घाटी में। वो कहाँ निवास करते थे, आपको पता ही है ना कि नदी घाटी में ही लोग ज़्यादातर निवास करते थे। वहाँ से क्या होता था, पानी मिल जाता था, खेती के लिए भी पानी मिल जाता था, पीने के लिए भी मिल जाता था, व्यापार भी आसानी से वो लोग कर लेते थे। इसलिए वो लोग क्या कर किए, नदी किनारे ही रह गए। अब देखिए इसमें अफगानिस्तान में भी कुछ नदी के किनारे हैं, और इंडिया में भी, या पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिला के भी अभी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो इंडिया का बंटवारा हो गया ना। 1947 से पहले तो एक ही था ना इंडिया पाकिस्तान। तो पहला कौन सा नदी है, आपको कुंभा। पहला नदी कौन सा है, ये कुंभा नदी है। दूसरा नदी कौन है, गोमा। कुंभा नदी का नाम क्या है, काबुल। और गोमा का क्या नाम है, गोमती। और कुर्रम का पहले नाम क्या था, अभी नाम क्या है, कुरमू। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसमें ये चेंज हो जाएगा। ओल्ड नेम पहले लिखा गया और न्यू नेम बाद में लिखा गया है। तो ये देख लीजिएगा, ये न्यू नेम होगा और ये ओल्ड नेम होगा। यहाँ पर आपको लिख देते हैं न्यू नेम और ये ओल्ड नेम। तो देखिए अफगानिस्तान में कितने थे, 3 नदी किनारे ये लोग रहते थे। कौन कौन सा, गोमती, गोमती, और ये क्या जिसको अभी गोमती, क्रुमु, काबुल, ये 3 नदी है। और उसको पहले क्या बोलते थे, कुंभा, गोमा और कुर्रम। क्या बोलते थे, कुंभा, गोमा और कुर्रम। क्लियर। अब देखिए ये मेन इंपोर्टेंट है, सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन, समझ रहे हैं। सिंधु एवं उसकी सहायक नदी, कितनी नदी है, आप लोग सुने होइएगा, रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास, सुने हैं ना। सिंधु, झेलम। देखिए झेलम नदी, उसको पहले क्या बोला जाता था, बितस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है, बितस्ता। और इंडस का क्या था, सिंधु। और चिनाब का क्या था, अस्किनी। और रावी का क्या नाम था, प्रुसनी। रावी का क्या नाम था, प्रुसनी। और ब्यास का नाम क्या था, बिपाशा। वो हीरोइन नहीं है, मतलब ये नाम है नदी का। और सतलज का क्या था, सतुद्री। एक बार आप लोग देख लीजिएगा ना, ऐसे दिया गया है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देख लीजिए। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है, सिंधु नदी को क्या बोला जाता था, इंडस। और झेलम को क्या बोला जाता था, बताइए, बितस्ता। रावी को क्या बोला जाता था, पुरुषनी। और चिनाब को अस्किनी। और उसके बाद क्या है, ब्यास को बिपाशा। और सतलुज को सतुद्री। अभी जो भाखड़ा नंगल बांध है वो किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी पे है कि नहीं है। चलिए आगे अब देखते हैं क्या है, ऋग्वैदिक इरा। ऋग्वैदिक इरा में पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, राजनीतिक व्यवस्था, समझ रहे हैं ना, पॉलिटी क्या था, राजा कैसे थे, शासन का रूप क्या था, वही सब चीज इसमें बताया गया है। आप एक चीज देखते होइएगा, ये चीज देख लीजिएगा, उसी से समझ जाइएगा कि क्या है, किंग का जो पोजीशन है क्या है, टॉप पे है। तो मतलब क्या है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। यहाँ पर कौन सा व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। और रिपब्लिक सिस्टम भी था, मतलब गणराज्य व्यवस्था भी था। कहने का मतलब क्या है कि राजा का चुनाव जो होता था वहां के क्या करते थे, वहां के कबीला के लोग करते थे। इसलिए क्या हो गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब समझ रहे हैं ना कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था बहुत पुराना है हमारे देश में, है कि नहीं है। इससे तो पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए राजा को एडवाइस देने के लिए, मतलब सलाह देने के लिए, राजा को सलाह देने के लिए कितने प्रकार की समिति थी, तो 4 प्रकार की। पहला क्या था, सभा, जिसमें ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल, मतलब पुराने लोग रहते थे। और समिति में क्या था, ग्रुप ऑफ ऑल पीपुल। समिति में कौन रहते थे,
ग्रुप ऑफ ऑल पीपुल। और ये गन का क्या था कि इसका फंक्शन के बारे में कोई बताया नहीं गया कि इसका फंक्शन क्या था। अब ये क्या है, विदत। विदत क्या था, आर्मी काउंसिल का हेड था, मतलब सभा, समिति, गण और विदत, और सबका अलग अलग काम था। विदत का काम था आर्मी का, और सभा का काम था ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपुल बैठते थे, समिति में क्या था, ग्रुप ऑफ ऑल पीपुल बैठते थे, और गण के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। इसी तरह से इसको समझना है, चार समिति था ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, बलि। ये बलि जो है ना एक प्रकार का टैक्स है। ये क्या है, टैक्स है। वो किसको दिया जाता, ऐच्छिक कर है, मतलब वॉलेंट्री टैक्स है। कभी कबीले के लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसको देते थे, राजा को देते थे। इसी को क्या बोला जाता था, बलि। बलि क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। उसमें क्या करते थे, कबीले के लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसको देते थे, राजा को देते थे। अब इसमें परमानेंट आर्मी नहीं था, इसका कोई अस्थाई सेना नहीं था, क्या कोई दिक्कत। चलिए, ज्यादातर युद्ध गाय के लिए होता था, मतलब उस समय जो युद्ध होता था किसके लिए होता था, गाय के लिए। और ये जो गाय जो थी ना वो शक्ति की प्रतीक, मतलब गौ माता को किसका प्रतीक माना जाता था, शक्ति का प्रतीक। अभी भी माना जाता है कि नहीं माना जाता है। अब देखिए, गोप्ता जनस, मतलब राजा जो था अपना उपाधि किसका लेता था, गोप्ता जनस का। राजा जो था अपनी उपाधि किस चीज का लेता था, गोप्ता जनस का। और इसको बोलते थे कबीले का संरक्षण। अब देखिए, गाय को अघन्या बोला गया है, मतलब नौ मारने योग्य। वैदिक युग में ही, ऋग्वेद में ही क्या लिखा हुआ कि गाय को मारना पाप है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, ऋग्वैदिक इरा में इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। मतलब वहाँ का तो पता है, समाज कबीलाई समाज था, बिल्कुल समाज कबीलाई था। और तो उसमें समझ रहे हैं कि प्राथमिक व्यवसाय क्या था, पशुपालन। उसमें प्राथमिक व्यवसाय क्या था, दूसरा व्यवसाय क्या था, कृषि। मत और वस्तु विनिमय प्रणाली था, बार्टर सिस्टम। समझ रहे हैं ना कि कुछ सामान आपको दिए तो उसके बदले आप हमको कुछ सामान दे दिए। अब तीसरा सिस्टम क्या है, मुद्रा व्यवस्था बिल्कुल नहीं था वहां पर। और करेंसी सिस्टम भी नहीं था, करेंसी सिस्टम भी नहीं था। अब देखिए क्या था, लोहे का प्रयोग भी नहीं होता था। समझ रहे हैं ना कि समाज जो था वो कबीलाई समाज था। और प्राथमिक व्यवसाय क्या था, पशुपालन। द्वितीयक व्यवसाय कृषि। और उसके बाद क्या था कि वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली था, मैंने बार्टर सिस्टम था। इकोनॉमी क्या था, बार्टर इकोनॉमी था। और दूसरा क्या है कि मुद्रा नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, एकदम ही नहीं था इस समय ऋग्वेद में। करेंसी सिस्टम भी नहीं था। अब दूसरा चीज क्या है कि लोहे का यूज भी नहीं होता था इस युग में। किसका यूज नहीं होता था, लोहे का यूज। क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका सामाजिक व्यवस्था क्या था, ऋग्वेद, हर एक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था क्या था, समाज क्या था, पेट्रियार्की था। समझ रहे हैं ना, अभी भी तो है, स्त्री सत्तात्मक समाज है कि नहीं है। अब देखिए, और बेसिक यूनिट क्या था, कुल, मतलब कुल से स्टार्ट हुआ, फिर वो ग्राम बना, फिर वो ग्राम बनने के बाद वो विश्व बना, और विश्व के बाद जन बना, और जन के बाद क्या बना, राष्ट्र। समझ रहे हैं ना। राष्ट्र का जो कंसेप्ट है नैरो कंसेप्ट है, समझ रहे हैं ना, मनोवैज्ञानिक विचार है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए ये सब चीजें आपको पॉलिटी में बताएंगे, अभी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। अब ये वर्ण व्यवस्था था, इसमें क्या था, चार भाग में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई दिक्कत। चलिए, गोत्र, जहां पूरे गौधन को रखा जाता था, वैसा जगह जहां पर पूरे गौधन को एक साथ रखा जाए उसी को क्या बोलते हैं, गोत्र। जहां पूरे गौधन को एक साथ रखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, गोत्र। बाद में ये क्या हो गया, कुल और परिवार के पहचान के लिए गोत्र का प्रयोग होने लगा। अभी भी समझ रहे हैं ना, बहुत सारे गोत्र हैं, अत्रि गोत्र हैं, भारद्वाज गोत्र हैं, बहुत सारे गोत्र हैं कि नहीं है। तो उसी समय से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, गोत्र पहले क्या होता था कि गाय को रखा जाता था गौशाला वगैरह में, उसी को बोला जाता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, लोग, कबीला के लोग गोत्र शुरू कर दिए, अपने नाम के आगे कर दिए कि नहीं कर दिए। चलिए आगे क्या है कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, मतलब इस युग में क्या था, इस टाइम में महिला का सम्मान किया जाता था। और दूसरा क्या है, लैंगिक विषमता बिल्कुल नहीं था, सब लोग क्या थे, समान थे। अधिकार से कोई वंचित नहीं था, सबको अपना अधिकार मिला हुआ था, जिसको जो करना है करे, फ्री है। चलिए, लेकिन आप लोग फ्री नहीं होइएगा।
महिलाएं सभा समिति में भाग लेती थी, मतलब कोई सभा या होता था या समिति होती थी, उसमें महिला क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। अब दूसरा क्या है कि महिलाओं को उपनयन संस्कार, शिक्षा लेने का अधिकार सब कुछ प्राप्त था। समझ लीजिए कितना अच्छा समय था वो, और आज का समय है। और विदुषी महिला कौन थी, अपाला, घोषा और लोपा मुद्रा, ये तीनों महिला क्या थी, विद्वान थी, विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी ऋग्वेद में कौन कौन, अपाला, घोषा और लोपा मुद्रा, तीन थी कि नहीं थी। चलिए अब देखिए, पर्दा प्रथा भी नहीं था। यहाँ पर क्या है, एक पर्दा प्रथा है, बिल्कुल नहीं था। दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं था। और क्या था, नियोग प्रथा भी नहीं था। नियोग प्रथा था, समझ रहे हैं ना, पर्दा प्रथा नहीं था। क्या क्या नहीं था, दहेज प्रथा नहीं था, नियोग प्रथा था। मतलब क्या, अगर किसी महिला का पति यदि मर जाए तो वो अपने देवर या जेठ से क्या करेंगे, बच्चे का, संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब देखिए, और ये निष्क जो था, आभूषण, आभूषण तो महिला का बहुत ज्यादा प्रिय चीज होता है ना, सब लोग पहनना चाहती है कि नहीं पहनना चाहती है। चलिए अब देखते हैं, ये समझ के होइएगा कि पर्दा प्रथा नहीं था, दहेज प्रथा नहीं था, और ये क्या था, नियोग प्रथा था। और नियोग प्रथा के बारे में बताया कि नहीं बताया आपको, कि एक महिला का पति यदि मर जाए तो वो क्या करते कि अपने देवर या जेठ से संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। आभूषण का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और इसका धार्मिक व्यवस्था क्या था, मतलब हर एक चीज को समझेंगे, पॉलिटी समझे, इकोनॉमी समझे, सोसाइटी समझे। अब क्या है, रिलीजियस सिस्टम को भी समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए क्या है, ये पूजा या प्रार्थना का उद्देश्य क्या था, भौतिक समृद्धि, मतलब अपने विकास के लिए, अपने भौतिक समृद्धि के लिए क्या करते थे ये लोग, पूजा पाठ करते थे कि नहीं करते थे। चलिए अब अगला क्या है, यहाँ बहुत देववाद था, मतलब कि एक ही देवी का पूजा नहीं होता था, अलग अलग देवी का पूजा होता था ना। इसमें इंद्र जो थे बहुत प्रमुख थे। क्या थे इंद्र, बहुत ज्यादा प्रमुख देवता थे। इसको क्या बोला जाता था, फोर्ट ब्रेकर, पुरंदर, मतलब क्या, मैंने पुरंदर थे। और ये क्या हो गया, 250 बार ऋग्वेद में इनका वर्णन है। इंद्र का वर्णन कितना बार है ऋग्वेद में। अब चलिए, और ये कि फोर्ट ब्रेकर बोला जाता है किले को जीतने वाले को, मतलब जो किला को जीत ले उसी को क्या क्या बोला जाता है, फोर्ट ब्रेकर। अब आगे क्या है कि दूसरा प्रमुख देवता कौन था, तो दूसरा प्रमुख देवता क्या था, अग्नि। दूसरा प्रमुख देवता क्या थे, अग्नि। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक बार फिर देख लीजिएगा, अगर वीडियो देखिएगा, बार बार देखिएगा तो आप लोग को याद ही हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि तीसरे प्रमुख देवता, अग्नि के बारे में बता ही दिए। इसके ये क्या था, ह्यूमन और गॉड के बीच में किसका काम करता था, मेडिएटर का। यहाँ लिखा हुआ है ना, ये ह्यूमन और गॉड के बीच में किसका काम कर रहा है, मेडिएटर का। और इसके कितने बार इसका वर्णन है ऋग्वेद में, 200 बार। ऋग्वेद में कितना बार वर्णन है, 200 बार। वरुण जो थे क्या थे, जल के देवता, और इसका वर्णन कितना बार किया गया है, 30 बार। और पूषण जिसको बोलते हैं पशुओं के देवता, और उषा जो थी उसको क्या बोलते हैं, सुबह की देवी। पूजा की विधि क्या क्या थी वहां पर, उसमें पूजा कैसे किया जाता था, तो पहले प्रार्थना किया जाता था, प्रार्थना किया जाता था, हवन किया जाता था और यज्ञ किया जाता था। आपको तो पता ही है ना कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, उसी में ना बताया गया है। अब देखिए, कर्म कांड और आडंबर बिल्कुल नहीं था इस समय, कर्म कांड और आडंबर नाम का कोई चीज नहीं था, समझ रहे हैं ना। मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं, मूर्ति पूजा भी नहीं था ऋग्वेद में, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा उस समय का सिस्टम था। अब देखिए, पवित्र नदी सरस्वती थी। पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी को क्या बोला जाता था, अभी वो विलुप्त प्राय हो चुकी है। आप लोग इलाहाबाद का नाम सुने होइएगा, प्रयागराज, जहाँ पर संगम होता था गंगा यमुना और सरस्वती का। लेकिन सरस्वती नदी अब क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। प्रमुख नदी क्या थी, सिंधु। अब यहाँ पर फंसिएगा, पवित्र नदी कौन है, सरस्वती, और प्रमुख नदी कौन है, तो सिंधु नदी है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार वर्णन किया गया है, समझ रहे हैं ना, उस समय गंगा नदी का एक ही बार वर्णन किया गया है। और यमुना नदी का कितना बार किया गया है, 3 बार। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे तो अब कुछ नहीं बचा। यहाँ तक आप लोग एक बार देख के पढ़िएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से एक बार हम आपको समझाएंगे। या वीडियो को बार बार 2-3 बार देखिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए लास्ट में क्या कहेंगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।